लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, औलाद पर, उनकी उम्मत पर। आज जैसा कि आपको मालूम है कि अभी जुमे वाले दिन एडवोकेट अज़हर सिद्दीक़ साहब और अली ज़फ़र साहब, उनकी जो पिटीशन थी हमारी तरफ से, जिसमें इसी अदालत ने, मौजूद अदालत ने एक लैंडमार्क डिसीजन दिया कि पाकिस्तान का आइन कहता है कि इलेक्शन हर सूरत 90 दिन के अंदर करवाने हैं, और अदालत ने ये वाज़े कर दिया कि उसमें कोई इफ़ एंड बट नहीं है, और अदालत ने यह भी मुतय्यन कर दिया कि किसने करवाने हैं, ये ज़िम्मेदारी किसकी है। बड़ा डिटेल्ड ऑर्डर है जिसमें कोई अबहाम नहीं है। उसमें हमारी और हमारे वकला का प्रिटेक्स्ट ये था कि स्केड्यूल के लिए 54 डेज चाहिए, 54 दिन। उन 54 दिन के अलावा 7 दिन और भी चाहिए, जो मिला के ये 61 दिन, 61 डेज जो हैं, ये प्रोसेस है स्केड्यूल का जो हर सूरत पूरा करना है। उससे पहले 29 दिन इन्होंने 30 दिन ज़ाया कर दिए हैं। आज के जैसा आपको पता है कि अब महीना ज़ाया हो चुका है 90 दिन में से, क्योंकि ये हुकूमत इलेक्शन करवाना नहीं चाहती इस वजह से। तो इसलिए हमारे जो एडवोकेट हैं अज़हर सिद्दीक़ साहब, वो एक रेट पिटीशन लेके गए कि क्योंकि अब वो संडे की रात 10:10 के बाद वो प्रोसेस जो 61 डेज़ का वो शॉर्ट हो गया एक दिन। आज रात 10:10 में वो 2 दिन शॉर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि उस सिम्मत सफ़र शुरू हो गया है, जो आइन की सुर्ख लकीर है उसको तोड़ने की तरफ सफ़र शुरू हो गया है। तो ये एक पिटीशन लेके आए तौहीन अदालत की अदालत में। मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने बड़ा ग्रेसफुली इनके आर्गूमेंट को सुना, और उसके ऊपर जो ऑनरेबल जज साहब का आर्गूमेंट था वो बहुत वज़न रखता है कानूनी तौर पर। उन्होंने जहां इनके साथ अग्री किया कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही होने हैं और अदालत वाज़े कर चुकी है, वहाँ उन्होंने ये भी कहा कि इस जजमेंट की एक वक्त होगा जिसके अंदर मुखालिफ पार्टी अपील कर सकती है, और उसके अलावा 90 दिन का टाइम टिक कर रहा है, क्योंकि ये लोग मीटिंग्स कर रहे हैं और वो प्रोसेस शुरू है। अगर उस प्रोसेस का आउटकम जो है वो आइन के ख़िलाफ़ निकलता है, तो अदालत ने बड़ा वाज़े कर दिया कि अदालतें भी यही मौजूद हैं, आइन भी यही मौजूद है, किसी को आइन शिकनी नहीं करने दी जाएगी, उस पर एक्शन होगा। उन्होंने अज़हर साहब को कहा कि आपकी पिटीशन जो है वो अभी, क्योंकि 90 दिन का टाइम होना बाकी है और अपील का हक़ उनके पास बाकी है, इस वजह से वो इसको आप ये कह लें कि ज़रा वक्त से पहले आपने दी है, तो अभी रुक जाइए, वो प्रोसेस पूरा होने दें। उसके बाद भी अगर ये इलेक्शन नहीं कराते तो अब यही पिटीशन दोबारा ले आइए, जिसको इंशाल्लाह अदालत सुनेगी भी और आईन पाकिस्तान को प्रोटेक्ट भी करेगी। तो अगर आप गौर से देखें तो जो जुमे की शाम को यहाँ से फैसला आया, उसी को आज दोबारा अदालत आलिया ने उसको दोबारा, अदालत उज़्मा ने उसको दोबारा इंडोर्स किया। अदालत ने दोबारा बड़ा क्लियर किया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हर सूरत होने हैं। अब जाहिर बात है ये अदालत का काम नहीं है, ये मोअज़्ज़ज़ जज साहब का काम नहीं है कि वो उस ऑर्डर के बाद इनको बताएं कि उन्होंने किस तरह से कब स्केड्यूल। उन्होंने तो एक वाज़े लाइन दे दी है जो आइन ने मुतय्यन की हुई है। अब उस लाइन के अंदर इन लोगों ने चलना है, हर पाकिस्तानी शहरी ने चलना है, क्योंकि हम सब का हल्फ है पाकिस्तान के आइन के ऊपर चलने का। तो जो अज़हर साहब की पिटीशन थी उसका मकसद भी यही था कि पाकिस्तान का आइन किसी तरह के तरीके से तोड़ा ना जाए। तो इस सारी सिचुएशन में हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो या गवर्नर पंजाब हो, इन्हें होश के नाखुन लेने चाहिए। ये जिस तरीके से मीटिंग्स खेली जा रही हैं, जुमे की रात को फैसला आया था, हफ्ते वाले दिन मीटिंग होनी चाहिए थी। मीटिंग होके आपको पता है कि पिछले इलेक्शन के स्केड्यूल का सब कुछ इनके पास कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, उसमें सिर्फ डेट्स चेंज करनी हुई। 54 दिन एक स्ट्रक्चर्ड है जो हर इलेक्शन में वैसे ही फॉलो होता है। उसमें डेट्स चेंज होनी और नीचे नोटिफिकेशन करने वाले का नाम और साइन होने और वो निकल जाना था। ये आधे घंटे का काम था, लेकिन वो नहीं किया गया। हफ्ते वाले दिन भी नहीं किया गया, इतवार वाले दिन भी नहीं किया गया, वो पीर वाले दिन भी नहीं किया गया, और आज मंगल वाले दिन भी जो टिकर्स आए अभी तक सामने
उसमें नज़र आ रहा है कि उनका कोई करने का इरादा नहीं है। ये हमारी एप्रीहेंशन है, खुदा ना करे कि ऐसा हो, लेकिन नज़र यही आ रहा है कि इलेक्शन से भाग रहे हैं। और वजह उसकी वही है जो इनकी अपनी पार्टी ने एक्सप्लेन कर दी, हम नहीं कर रहे। शाहिद खाकान अब्बासी को देख लें आप, इस टाइम मिफ्ता इस्माइल साहब की बातें देख लें, और सबसे बढ़ के आप कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब की बातें देख लें। सफदर साहब इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था, जो मुस्लिम लीग नवाज ने एक बयानिया बनाया था, उसको ये दफन कर चुके हैं। जिसका मतलब ये है कि वो बयानिया जब दफन हो गया तो ये पब्लिक के पास क्या बात लेके जाएंगे, इनके पास कोई बात नहीं है पब्लिक से करने को। जो सर्वेज आ रहे हैं वो भी आपके सामने है क्या है। जो इकॉनमी का इनका मोस्ट एक्सपर्ट इसहाक डार थे, उन्होंने इकॉनमी जिस तरीके से तबाह की है उसका बदला लेने के लिए शौकत तरीन जैसे मुहिब्बे वतन, ऑनेस्ट, एक मुल्क के साथ वफादार और एक बोल्ड आदमी के ऊपर अब बगावत और गद्दारी के पर्चा बनाया जा रहा है। उसका कसूर यह है कि इनकी लूटी पुटी इकॉनमी को उस बंदे ने एक नई शक्ल दी थी। शौकत तरीन का कसूर यह है कि जब पूरी दुनिया की इकॉनमी कोविड के बाद नीचे बैठ रही थी तो शौकत तरीन ने जो दुनिया की चंद इकॉनमीज ने डट के मुकाबला किया, उसमें इमरान खान की लीडरशिप के अंदर शौकत तरीन ने ऐसी स्ट्रेटजीज इंट्रोड्यूस करवाई जिससे इकॉनमी नीचे जाने की बजाय इकॉनमी ऊपर उठी, गरीब आदमी को सांस मिला, इंडस्ट्री पनपी, रोजगार मिला, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी, हमारा ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटी बढ़ी, हमारी जीडीपी ग्रोथ जो उससे पहले आलमी इदारों ने बहुत ही मनफी उसका तासर लिया हुआ था वो मुस्बत में गई 2 पे। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि शौकत तरीन के बहुत ही कारनामे हमारे मुल्क के लिए। अगर आपने बगावत और गद्दारी का तो मैं नहीं कहूँगा ये किसी पे भी नहीं पर्चे बनाने चाहिए, लेकिन अगर फ्रॉड का कोई पर्चा बनाना है, डिसीव करने का बनाना है, धोखाधड़ी का करना है, मुल्क को लूटने का करना है, तो इसहाक डार साहब पे करना चाहिए आपको, जिन्होंने झूठे ख्वाब दिखाए कि मैं डॉलर को 200 से नीचे ले आऊँगा। आप वो 200 को इन्होंने कल को कह देना मेरे मुंह से 200 निकला था, असल में मैंने 300 से नीचे लाना था, और ये मुझे नहीं लगता खुदा ना खास्ता ये 300 पे भी रुकेगा। तो अगर किसी को सज़ा देनी है, पर्चे देने हैं, तो वो इसहाक डार हैं, शौकत तरीन नहीं है। हमारे यहाँ ये रविश ख़त्म होनी चाहिए कि जो खिदमत करता है उस पर पर्चे दे दो, जो लूटता है उसे इज्जत के साथ जहाज़ में बिठा के वज़ीर बना दो। तो इसलिए जो कुछ ये कर रहे हैं इनको पता है इलेक्शन में नहीं जा सकते, अवाम ने इनका सियासी बुरकस निकाल देना है। ज़मानते ज़ब्त तो बड़ी छोटी बात है, इनके पास लोग नहीं मिल रहे टिकट लेने के लिए, इनके लोग हमें राब्ता कर रहे हैं कि हमें टिकट दे दें। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर इंशाल्लाह हम ये देख रहे हैं कि ना सिर्फ इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे बल्कि इनका बिस्तर भी गोल होगा और ये जवाबदेह होंगे अपने एक एक झूठ के, अपनी एक एक बेईमानी के जो इन्होंने अवाम के साथ की है। अच्छा, बुनियादी तौर पर आप समझिएगा कि अदालत ने जो 10 फरवरी का जो फैसला है उस पर भी आज कहा है कि उस पर बाकायदा अमल दरामद शुरू हो चुका है। मैंने वो टिकर पढ़ के बताए कि इजलास हो गया है, गवर्नर को लिख दिया है, और अदालत का कहना था कि उस फैसले पर अमल दरामद हो चुका है। उनके पास अपील का वक्त है, अपील दायर करनी हो कर लें, लेकिन 90 दिन की घड़ी टिक टिक कर रही है, वो अपना वक्त आगे लेकर जा रही है। अब चूंकि अमल दरामद शुरू हो चुका है, वो इजलास कर रहे हैं और उनका इरादा कोई नहीं है। जो आप टिकट्स देख लें, इलेक्शन कमीशन गवर्नर पे डाल रहा है, गवर्नर इलेक्शन कमीशन पे डाल रहा है। तो जो आईनी जिम्मेदारी है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, और उसमें से सेक्शन 57 के तहत जो 61 दिन का प्रोसेस है, 2 दिन गुजर गए, उसमें अब 59 दिन रह गए हैं और 54 दिन के अंदर का शेड्यूल देना है। इशू बड़ा सिंपल सा है, शेड्यूल इलेक्शन कमीशन देगा, लेकिन इस वक्त मामला है पोल डे का कि इलेक्शन की तारीख देनी है। तो इस वक्त इस बुनियाद के ऊपर के प्रोसेस शुरू हो गया है, गवर्नर में इजलास हो चुका है गवर्नर हाउस के अंदर, और उम्मीद है इस जजमेंट पे अमल दरामद शुरू होगा। अभी वक्ती तौर पर यह दरख्वास्त वापस ले ली है कि अगर अमल दरामद नहीं होगा तो दोबारा हमारे पास राइट मौजूद है कि हर 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के हवाले से वो हम अदालतों के दरवाजे दोबारा खटखटाएंगे।
अजहर सदीक साहब आपने अजहर सदीक साहब आप गिल साहब आप ये बताइएगा कि आपने अपना नाम ECL से निकलवाने की दरख्वास्त दायर की है तो कहीं वापसी का सफर तो नहीं शुरू हो गया? देखिए, इससे पहले भी मैंने एक दफ़ा निकलवाया था और मैं गया था और वापस आ गया था, और तब हमारी हुकूमत गिरी थी। और आप सबको पता है, ये एक आपका बुनियादी हक है जिसको तलब किया जाता है। तो आप अपने हक के लिए खड़े होते हैं, क्योंकि मैंने कोई क्राइम नहीं किया, मैंने नैब के अंदर मेरे को ऐसे पर्चे नहीं पड़े हुए, मैंने कोई दौलत नहीं लूटी हुई। जो क्राइटेरिया है उस पर मैं कहीं से पूरा नहीं उतरता। तो मेरा एक बुनियादी हक है और मैं उस बुनियादी हक को मांग रहा हूँ अपने को। मैंने पहले भी, आपको याद है, हमारी हुकूमत गिरी तो मैं पहला था जिसका नाम डाला गया, निकाला, मैं बाहर गया, मैं वापस आया। हम पाकिस्तानी हैं, हमारा भी ये वो जो आइन ने हमें हक दिया, हम वो हक मांग रहे हैं। अच्छा गिल साहब, मुझे बताइएगा कि कितने अरसे से जो है वो आप अपनी फैमिली से दूर हैं? इसके साथ साथ आपने पिटीशन में लिखा कि आपकी अहलिया को मोर चाहिए, बहुत सख्त, तबीयत कैसी है उनकी? और तीसरी बात, रमेश कुमार के हवाले से फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि आपको जो है वो उनको माफ़ नहीं करना चाहिए था, जो उनका स्टांस था वो गलत था। तो क्या समझते हैं कि अभी भी कुछ लोग हैं जो पार्टी के अंदर जो आपकी स्टेटमेंट से खिलाफ करते हैं? अच्छा, इसका जवाब मैं ये देता हूँ कि फवाद साहब शायद वो पूरी बात उनके इल्म में नहीं थी। जब मैंने मौक़िफ़ दिया तो उसमें पूरी बात इल्म में है। अब आप भी वीडियो सुन लीजिए, फवाद साहब ने भी सुन ली होगी। तो उनको पता नहीं था कि मेरी उनसे मुलाकात किस सिलसिले में हुई थी। तो वो जिस सिलसिले में हुई, मैं दोबारा दोहराऊँगा तो आपने फिर मुझे धर लेना है, तो इसलिए, और आपने मुझे दाल से धर लेना है फिर आपने। तो मेरी उनसे जो मुलाकात हुई थी वो जिस सिलसिले में हुई थी वो डिफरेंट है। फवाद साहब की जो फीलिंग थी वो डिफरेंट है। तो वो जब मैंने मौक़िफ़ दे दिया तो वो क्लियर हो गया। और इसके अलावा जो आपने ये पूछा मुझे कि मेरी मुलाकात अपनी फ़ैमिली से कब से नहीं हुई, तो तकरीबन 1 साल होने वाला है जब से मेरी मुलाकात मेरी फ़ैमिली से नहीं हो सकी। लेकिन ये कोई ऐसा मसला नहीं है, ये कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। जब आप एक नज़रिए पे आके खड़े होते हैं, आप जब एक नज़रिए की जंग करते हैं, आप अपने आप को समझते हैं कि आपने मुल्क की खिदमत करनी है, तो ये फिर कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। इसका कोई, अक्सर मैं बात करता हूँ तो लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हौसला करें, हौसला करें। और भाई, मैं हौसले में हूँ, आप लोग हौसला करें। आपके हकूक़ की जंग मैं लड़ रहा हूँ, मैं तो हौसले में हूँ, तो सब कुछ छोड़ के आपके साथ आया हूँ। मैं पूरे हौसले में हूँ, लेकिन मेरा काम है आपको बताना कि हो क्या रहा है। जब मैं आपको बताता हूँ तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि मैं हौसले में नहीं हूँ, मैं पूरे हौसले में हूँ। मैं अपने तमाम राइट्स के लिए लड़ रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। आप लोगों का काम भी अपने लिए लड़ें। इधर कोई नई कॉफ़ी शॉप खुलती है किसी बाहर के मुल्क की, तो आप लोग 4000 बंदा लाइन बना के खड़े हो जाते हैं। ये बाद में कर लीजिएगा, पहले अपने हकूक़ की लड़ाई लड़ें। तो मैं जब अपने हक की कोई बात करता हूँ तो अक्सर मुझे सुनने में मिलता है, डॉक्टर साहब हौसला करें, हौसला, हम आपके साथ हैं। और भाई, मैं हौसला किए हुए हूँ तो रोज़ अदालतों में हूँ, सुबह से शाम तक। अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा ईमान है अपने अल्लाह पे, उसके हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। मेरी तस्बीह हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। तो मुझे पता है इसका मुझे अजर मिलना है अल्लाह से, इंसानों से नहीं मिलना। मैं बिल्कुल हौसले में हूँ। जो इसका अंजाम होगा वो मेरे रब ने तय किया होगा, उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हौसले में आएँ, आप अपने हकूक़ के लिए खड़े हों। हमारे यहाँ रवाज ये है कि कोई हक की बात करता है ना तो उसको दबाते हैं। जैसे अभी इन्होंने सवाल पूछा, अब ECL से नाम निकलवा रहे हैं, आप ये नहीं कहा कि आपका फंडामेंटल राइट था, ये डाला क्यों गया? ये डाला नहीं जा सकता। उलट सवाल है, जब तक आप लोग अपनी तौहीन करना बंद नहीं करेंगे, जब तक मैं वो मिसाल नहीं दूंगा, फिर आप लोग मुझे पकड़ लेते हैं कि जानवर के बारे में कहा जाता है वो उसका वैरी है, कि वो अपनी बरादरी का वैरी है। हम मिडिल क्लास अपने ही वैरी हैं। हम एक दूसरे के चेज़े लेते हैं, एक दूसरे की पगड़ी उछालते हैं खड़े होकर। असल सही जगह पर बात करें। अगर किसी के साथ ज़्यादती हो रही है, उस शख्स के साथ खड़े ना हो, उस ज़्यादती के साथ के खिलाफ जाके खड़े हों। वो मैं हूँ, वो यहाँ पर नून लीग का बंदा है, वो वहाँ पीपल्स पार्टी का बंदा, मीडिया का बंदा, कोई भी बंदा है। तो जब तक हम अपनी बरादरी, जो मिडिल क्लास बरादरी है, उसका मजाक उड़ाना बंद नहीं करेंगे, हर चीज़ को मनफी एंगल से देखना बंद नहीं करेंगे, हम इसी तरीके से ख्वार होंगे। ये याद रखिएगा। आज उधर अभी मेरे साथ कल एक जर्नलिस्ट भी पेश होंगे। अब उनका क्या कसूर है? उनकी तो फैमिली, ख़ानदान, जीना मरना सब कुछ यहाँ है, तो उनका क्या कसूर है बेचारों का? उनसे भी कल यही सवाल पूछ लीजिएगा। तो ना तहकीर किया करें एक दूसरे की, एक दूसरे का एहतराम करना शुरू करें। जब आप एहतराम करेंगे तो आपको वापस एहतराम मिलेगा। जब तक आप अपनी क्लास के साथ ये काम करेंगे, वो जो पीछे बैठे हुए हैं जिनके हाथों में सारी डोरें हैं, वो हंसते हैं फिर कि ये तो एक ही दूसरे को पढ़ रहे हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये काम ना किया करें। मेरा आपको मुअद्दबाना, आप लोग मेरे भाई हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, जब कोई बंदा अपने खिलाफ जुल्म की लड़ाई लड़ रहा हो, अगर आप उसके साथ नहीं हो सकते, अगर आप उसका साथ नहीं दे सकते, हिम्मत नहीं रखते उसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने की, तो जाते हुए धक्का ना मारा करें। ये कम ज़रफ़ी की बात होती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।